मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी दो राहें। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नई नई सरकारी अधिकारी बनी रश्मि अनजाने में एक ताकतवर शख्स से दुश्मनी कर लेती है। ऐसे में उसके पास आता है एक वीडियो जो उसकी शख्सियत को हिला कर रख देता है। ऐसा क्या है इस वीडियो में, और ठेकेदार बागती से दुश्मनी क्या मोड़ लाएगी रश्मि की जिंदगी में? जानने के लिए सुनिए कहानी का तीसरा हिस्सा। रश्मि किसी श्रापित मूर्ति की तरह बैठी थी। उसके हाथ से गिर गए मोबाइल पर वो वीडियो क्लिप अभी भी चल रही थी जिसमें वो एक लड़के के साथ थी। इस शौक से वो अभी उबर भी नहीं पाई थी कि मां की चीख सुनाई दी। वो दौड़कर बाहर के कमरे में पहुंची तो देखा लोकल न्यूज चैनल पर वही वीडियो चल रहा था। मां सोफे पर सर पकड़े हुए बैठी थी और न्यूज चैनल की एंकर वीडियो की सच्चाई पर सवाल उठाते हुए भी वीडियो में दिख रही रश्मि को दोषी साबित कर चुकी थी। शर्म के मारे उसका सर झुक गया, कदमों की ताकत जैसे खत्म हो गई। वो वहीं फर्श पर बैठ गई। ये सच है? मां ने लुटी हुई आवाज में पूछा। रश्मि के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सच जब ऐसा भेस बनाकर सामने आता है तो वो सच रह ही कहां जाता है। ये उदय है ना? मां ने फिर पूछा। रश्मि अब भी कुछ नहीं बोली। एमबीए में उसका बैचमेट था उदय, उसका अच्छा दोस्त था, बॉयफ्रेंड भी कह सकते हैं। एमबीए के बाद दोनों को साथ में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी ऑफर हुई थी। उदय ने नौकरी ले ली और रश्मि ने अपने देश में रहकर काम करने का फैसला किया। यह वीडियो उस शाम का था जिस दिन उदय जाने वाला था। दोनों ने वो शाम साथ में बिताई थी। विदा लेते समय उदय ने उसे गले लगाया था और किस भी किया था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे इस वीडियो में दिख रहा था। रश्मि को लगा जैसे उसके सर में कई तूफान चल रहे हों। तभी मिक्की के आने की आहट हुई तो मां ने झटके से टीवी बंद कर दिया। भाई का अपनी बहन को ऐसे देखने का ख्याल ही उनका दिल छलनी कर देने के लिए काफी था। मिक्की के हाथ में मोबाइल था और उसका चेहरा भी वैसा ही सफेद पड़ा हुआ था जैसा रश्मि का। तेरा वीडियो पता नहीं किसने इंटरनेट पर डाल दिया है, वो कांपती आवाज में बोला। इंटरनेट पर भी? मां के मुंह से निकला। 3 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। पता नहीं कितने डाउनलोड हुए होंगे, पता नहीं कहां कहां फैल गया होगा। मिक्की धम से सोफे पर धंस गया। दिस इज नॉट ट्रू। इतनी देर में पहली बार रश्मि के मुंह से आवाज निकली, वो भी ऐसी जैसे उसे खुद ही अपनी बात पर भरोसा ना हो। मिक्की ने उसके सर पे हाथ रखा और बोला, आई नो, कोई भी ध्यान से देखेगा तो समझ में आ जाएगा कि वीडियो का आधे से ज्यादा हिस्सा डॉक्टर्ड है। तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। मिक्की उसे समझा तो रहा था, लेकिन चिंता की छाया खुद उसके चेहरे से भी कम नहीं हुई थी। एक छोटे से वीडियो ने उसके घर की शांति को निगल लिया था। उस दिन रश्मि की ऑफिस जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, लेकिन मिक्की और मां के समझाने पर वो किसी तरह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। न प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करते उसका मन लगा, न ही ट्रेन में रोज की तरह ऑफिस की फाइलें ही वो खोल पाई। आंखों के सामने वही वीडियो बार बार घूम रहा था। ऑफिस पहुंची तो वहां का माहौल देखते ही रश्मि समझ गई कि वीडियो यहां तक भी पहुंच गया है। उसकी किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। वो भारी कदमों से अपने कमरे में पहुंची ही थी कि बाहर से शोर आने लगा। कुछ लोग ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहे थे और कौशिक जी उनको रोकने की। रश्मि के पूरे शरीर में एक सनसनी आकर गुजर गई। यही लोग थे जो कुछ दिन पहले तक उसको उधमपुर की शेरनी कह रहे थे और आज वो उसे इस दफ्तर तक में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। नारों की आवाज पिघले शीशे की तरह उसके कानों में जा रही थी। रश्मि अधिकारी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। चरित्रहीनता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रश्मि ने आंखें बंद करके कुर्सी से सर टिका लिया। तभी दरवाजे पर आहट हुई। कौशिक जी कमरे में घुसे। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था
उनके बाल बिखरे हुए थे। उन्होंने पूछा, आप ठीक हैं? रश्मि ने उनकी तरफ देखा। कौशिक जी का चेहरा आज रोज की तरह तना हुआ नहीं था। रश्मि को उनकी आंखों में अपने लिए चिंता भी नजर आई। माँ और मिक्की के अलावा सुबह से कौशिक जी सिर्फ तीसरे इंसान थे जिन्होंने उसको दोषी नहीं माना था। रश्मि को लगा था कि वो रो पड़ेगी, लेकिन उसने खुद को संभाला। बोली, हाँ सब ठीक है। कौशिक जी वापस मुड़े ही थे कि वो पीछे से बोली, मैं आज की मीटिंग में नहीं जा पाऊंगी, आप कलेक्ट्रेट फोन कर दीजिएगा कि मेरी तबीयत खराब है। कौशिक जी उसको देखते रह गए। ये लड़की जब शुरू में दफ्तर में आई थी तो उन्हें जरा भी अच्छी नहीं लगी थी। नए जमाने के लड़के लड़कियों को लेकर उनके अनुभव बहुत अच्छे नहीं थे। खुद उनका अपना बेटा देख लो, हर दम हवा में रहता है। नियम, अनुशासन, लिहाज, इनकी जरा भी परवाह नहीं, बस पैसा चाहिए किसी भी तरह। शुरू में उनको लगा था कि रश्मि भी उसी की तरह होगी, लेकिन अब वो रश्मि की इज्जत करने लगे थे। पहले वो उन पर थोपी हुई अफसर थी, लेकिन अब वो सही मायने में उसे अपनी अफसर मानने लगे थे। और आज उसे इस हालत में देखकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। आप काम कीजिए, मैं चाय भिजवाता हूं, कहकर कौशिक जी कमरे के बाहर चले गए। और उसी वक्त वो आवाज आई, नमस्कार रश्मि जी, अंदर आ सकते हैं हम? रश्मि ने चौंक कर ऊपर देखा तो उसका खून जैसे जम गया। त्रिभुवन भागती, उसे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये सब उसी का कराया धराया होगा। बड़ी छाई हुई है आजकल आप दुनिया भर में, त्रिभुवन भागती ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा और उसके सामने कुर्सी पर आकर बैठ गया। यू गेट आउट ऑफ हियर। गुस्से की वजह से रश्मि की आवाज कांप रही थी। उसकी बात का त्रिभुवन पर कोई असर नहीं हुआ। वो उल्टा कुर्सी पर और धंस गया। फिर इत्मीनान से बोला, अरे हम जनता हैं और आप जनता की सेवक हैं, ऐसे कैसे चले जाएंगे? रश्मि ने अपनी सारी हिम्मत और ताकत बटोरी और बोली, मुझे पता है ये सब तुमने किया है, लेकिन अब भी तुमसे नहीं डरती हूं मैं, जो करना है कर लो। भागती हंसा और बोला, अरे मुझे क्या करना है, अब तो जो करना है लोगों को करना है। अब आपको ट्रांसफर की चिंता नहीं है, पैसे का मोह नहीं है, मरने से डर नहीं लगता। पर इस बदनामी का क्या करेंगी मैडम? ये तो आग की तरह फैलेगी। जिस मीडिया ने आपको हीरो बनाया था, वही देखिए अब आपको कैसे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। रश्मि चुपचाप सुनती रही। उसका गुस्सा न जाने कहां चला गया था। उसे एक गहरे अवसाद ने घेर लिया था। भागती उठकर चला गया और वो वहीं बैठी बाहर हो रही नारेबाजी सुनती रही। इंटरनेट पर वीडियो वायरल हुए 1 हफ्ता हो गया था। पिछले 4 दिन से वो घर से बाहर नहीं निकली थी। पूरे शहर के पास जैसे बात करने के लिए उसके अलावा कुछ नहीं रह गया था। रश्मि का पूरा अस्तित्व एक मजाक या गॉसिप बनकर रह गया था। हम तो पहले से जानते थे, देखा नहीं कैसे हीरोइन बन के आती थी ऑफिस? अरे मैंने तो लड़कों के साथ घूमते हुए भी देखा बाजार में। ऑफिस के कलीग्स की ये आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। वो खिड़की के पास उदास खड़ी थी। कमरे में मिक्की के आने की आहट सुन ली थी उसने, लेकिन मुड़कर देखने की ताकत नहीं बची थी। मिक्की उसके साथ आकर खड़ा हो गया। रासू, चल आइसक्रीम खा के आते हैं, मिक्की ने कहा। रश्मि इनकार करना चाहती थी, लेकिन मिक्की के चेहरे पर इतनी उदासी थी कि उससे मना नहीं किया गया। चाचा 2 आइसक्रीम, ऑरेंज वाली। आइसक्रीम वाले के पास पहुंचकर उसने कहा। बचपन में दोनों इसी तरह दोपहर को माँ की नजर बचाकर आइसक्रीम खाने पहुंच जाते थे। लकड़ी की स्टिक से चिपकी हुई ऑरेंज आइसक्रीम। इसके अलावा कोई दूसरी आइसक्रीम रश्मि को कभी पसंद ही नहीं आती थी। वो अलग बात है कि मिक्की ने उसको कभी आइसक्रीम पूरी खत्म करने ही नहीं दी। कभी उसकी आधी खाई आइसक्रीम उसके हाथ से छीनकर भाग जाता, तो कभी झटका देकर उसके हाथ से गिरा देता। एक स्टिक उसके हाथ में पकड़ाकर मिक्की चुपचाप अपनी आइसक्रीम चूसने लगा। तभी रश्मि ने उसके हाथ को झटका दिया और आइसक्रीम जमीन पर गिर गई। मिक्की ने चौंक कर उसे देखा, फिर बचपन की बात याद करके हंस दिया। रश्मि भी हंस पड़ी। पता नहीं कितने दिनों के बाद दोनों के चेहरे पर हंसी आई थी, पर तभी 4 लोगों ने आकर उनको घेर लिया।
रश्मि समझ ही नहीं पाई कि उन सेकंड्स में क्या हुआ। जब ध्यान आया तो देखा मिक्की जमीन पर पड़ा हुआ था और उसका खुद का चेहरा कालिख से पुता हुआ था। बस इससे ज्यादा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी उसकी। वो जानती थी कि जब तक वो उधमपुर में रहेगी ये माँ और मिक्की को भी बागती और उसके लोग सुकून से नहीं रहने देंगे। इसलिए उसने न माँ को कुछ बताया न मिक्की से ही बात की और शाम को ही ये ट्रेन पकड़कर भाग आई। अब ये भाग जाना ही जैसे उसकी नियति बन गया था। सुबह होने को थी और नींद रश्मि की आंखों के आसपास भी नहीं थी। तभी एक ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। बगल की पटरी पर एक ट्रेन धड़धड़ाते हुए गुजरी थी। रश्मि ट्रेन को गुजरते हुए देखती रही। न जाने किसकी टूटी उम्मीदें बटोर कर ले जा रही थी ये ट्रेन। पहली बार वो खुद को इतना अकेला महसूस कर रही थी। पिछले एक हफ्ते में क्या क्या नहीं देख लिया था उसने और उसके परिवार ने। पड़ोसियों के व्यंग, रिश्तेदारों की सहानुभूति के पीछे छुपे ताने, अपमान, मजाक, सिर्फ इसलिए क्योंकि रश्मि ने एक ताकतवर इंसान से दुश्मनी मोल ले ली थी। इस अंधेरे से निकलने का उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके हाथ ट्रेन की सीट पर कस गए। पापा, आप होते तो क्या करते? उसने अंधेरे में आंखें गड़ाए मन ही मन पूछा। तभी फोन के मैसेज अलर्ट से रश्मि चौंक गई। फिर एक वीडियो आया था उसके पास। उसकी कांपती उंगलियों ने वीडियो खोला और वीडियो खत्म होते होते उसने एक और फैसला कर लिया था, वापस अपने शहर लौटने का फैसला। दोस्तों, ये था मेरी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी दोराहे का तीसरा भाग। इस दूसरे वीडियो में ऐसा क्या था कि रश्मि ने घर वापस लौटने का फैसला कर लिया? कैसे लौटेगी रश्मि इस मुकाबले में वापस? जानने के लिए सुनिए कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा, दोराहे पार्ट 4।